मैं हूं सुभाशीष दत्ता, डेप्यूटी एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ, और आप देख रहे हैं जागरण डायलॉग्स। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मलेरिया से होने वाले बुखार और उससे बचाव के तरीकों के बारे में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगा। वी हैव विद अस डॉक्टर अजय अग्रवाल, डायरेक्टर एंड एचओडी इंटरनल मेडिसिन फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सुभाशीष। समय को जाया ना करते हुए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी एक दिन पहले ऑन अप्रैल 25 वर्ल्ड मलेरिया डे हम सेलिब्रेट करते हैं और इसमें हम मलेरिया के बारे में लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। सो मेरा जो पहला सवाल आपसे ये है कि सर, मलेरिया क्या होता है, थोड़ा हमें बताइए इसके बारे में, और जो मलेरिया फीवर होता है वो कितने तरह का होता है सर? देखिए, मलेरिया बहुत वर्षों से, शताब्दियों से हम लोग के साथ है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। एक एनोफिलिस करके मच्छर होता है, फीमेल एनोफिलिस। जब वो काटता है तो जो मलेरिया का प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया होता है वो उसके अंदर चला जाता है। वो जो कीटाणु अंदर जाता है वो मलेरिया करता है। ये कई तरह का होता है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फैल्सीपारम। ये दो हमारे रीजन में, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे कॉमन है। बाकी जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये बाकी वर्ल्ड में ज्यादा कॉमन है। हमारे देश में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यदि माने तो 90% और 10% करीब करीब फैल्सीपारम होगा। फैल्सीपारम की जोन्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, राजस्थान में, बिहार में फैल्सीपारम है। ओवेल प्लाज्मोडियम मलेरिया बाकी पूरे देश में है। अनफॉर्चुनेटली प्लाज्मोडियम मलेरिया भी, जो प्लाज्मोडियम मलेरिया जो हमारा वाइवेक्स से होता है, वो भी अब उतना खतरनाक होते जा रहा है जितना कि हम काला मलेरिया जैसे फैल्सीपारम मलेरिया को बोलते थे। तो मुख्य तौर पे आप मान के चले, हम लोग इस वक्त भारत में हमारे पास है वाइवेक्स मलेरिया और फैल्सीपारम मलेरिया। जी सर, इसी से मेरा मिलता जुलता सवाल ये है। आपने हमें बताया कि मलेरिया क्या होता है, और मलेरिया का जो फीवर होता है ये कितने तरह का होता है सर? इसमें भी क्या कोई टाइप्स होते हैं मलेरिया फीवर के, या फिर वो एक ही तरह का फीवर होता है जो कि? देखिए, मलेरिया के फीवर को हम लोग पहले डिवाइड किया करते थे कि जो एक तरह के मलेरिया में हर दिन फीवर आता है, एक दिन छोड़ छोड़ के आता है, किसी में 3-4 दिन छोड़ के आता था, तो उससे हम लोग स्पीसीज डिफरेंशिएट किया करते थे। बट जैसा देखा गया है विद द चेंजिंग टाइम्स, अब उसको कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। कोई भी बुखार जो ठंड लग के आता है, जाड़े के साथ आता है, छोड़ छोड़ के आता है, और इन बिटवीन बुखार के टेम्परेचर आपका नॉर्मल हो जाता है, और बुखार जब छूटता है तो बहुत पसीने आते हैं। ये यूजुअली मलेरिया के सिम्टम होते हैं, किंतु हमेशा मलेरिया के सिम्टम क्लासिकल नहीं होते। कई बार पेशेंट खाली मेंटल कंफ्यूजन करके आता है, जैसे उसको समझ में नहीं आ रहा है, कोमाटोज हो गया, कंफ्यूजन हो गया। कई बार खाली दस्त करके आता है, लूज मोशंस करके आ जाता है, कि उसको हम एल्जिड मलेरिया बोलते हैं। उसको खाली डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गई। कई बार बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। यदि मैं अपने 2 दशक के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं, हमने मलेरिया को हर चीज करते हुए देखा। मलेरिया को खाली जॉन्डिस भी करते हुए देखा है, मलेरिया को किडनी फेलियर करते देखा है, मलेरिया को हार्ट की प्रॉब्लम करते हुए देखा है, मलेरिया को ब्रेन की प्रॉब्लम करते हुए देखा है। तो मलेरिया एटिपिकल रूप में तो बहुत तरीके से आ सकता है, बट मलेरिया फीवर जो कॉमन भाषा में हम बोले, जो बुखार छोड़ छोड़ के आता है, ठंड के साथ आता है, जाड़ा दे के आता है, वो कॉमनली हम मलेरिया हमें उस समय मान के चलना चाहिए, जांच करानी चाहिए। जी सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है। आपने थोड़ा सा हमें बताया कि मलेरिया ट्रांसमिट कैसे होता है, तो इसी बारे में थोड़ा हम डीपली जानना चाहते हैं कि जो ट्रांसमिशन का जो मलेरिया का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, और इससे? देखिए, मलेरिया मच्छर से होता है। ये जो मच्छर होते हैं ये हमारे पानी में पनपते हैं, ये अपने लावा दे देते हैं, फिर इनके जो मच्छर होते हैं, ये जब ये मच्छर किसी मलेरिया ग्रसित व्यक्ति को काटता है, तो जो मलेरिया का जो कीटाणु है वो उसके माउथ में चला जाता है और वो वहां पे बैठा रहता है। वही मच्छर जब दूसरे व्यक्ति को काटता है तो वो उसको ट्रांसमिट कर देता है। तो इस तरह मलेरिया मच्छर के द्वारा, मच्छर एक वेक्टर हुआ जो उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसमिट करता है। तो ये एक मलेरिया का फैलने का तरीका होता है। इसी तरह ये ट्रांसमिट होता है। जी
सर आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा मलेरिया के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में जानना चाहेंगे। और काफी समय पे देखा जाता है कि सर लोगों में एक शंका होती है कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। कभी वायरल फीवर भी हम उसको मान सकते हैं, पहले लोग सोचते हैं कि वायरल फीवर है। तो इसी बारे थोड़ा सा हमें बताइए कि इसके सिम्टम्स और साइंस क्या हो सकते हैं मलेरिया के। पहले तो देखिए हम सिम्टम्स पे जाएं, मतलब कि जी। उसके लक्षण क्या होते जी। हैं। मलेरिया बुखार के जो मुख्य लक्षण है, बुखार, तेजी से बुखार आना, जाड़ा देके बुखार आना, जब बुखार उतरता है तो बहुत पसीने आना, ये मलेरिया। और ये जब बुखार कई बार 6 घंटे की दूरी पे, 12 घंटे की दूरी पे, कभी 24 से 48 घंटे की दूरी पे जब लगा आता है, इंटरमिटेंट फीवर हम बोलते हैं, तो उस समय इसको मलेरिया माना चाहिए। वायरल के लक्षण में यूजली बुखार ना लगातार रहता है, जी। जल्दी से कम नहीं होता, दिन भर रहता है। और उसके साथ वायरल के अलग सिम्टम भी होते हैं, मान लो जुकाम, खांसी, गला खराब जी। भी हो रहा है, वायरल के होते हैं। हिंदुस्तान पूरा एंडेमिक जोन है, मतलब कि हमारे पूरे देश में मलेरिया, हमारा पूरा देश मलेरिया ग्रसित है। तो ये कहना कि इस पार्ट में होगा तो हम सोचें या इस पार्ट में होगा सोचें, ऐसा नहीं है। पूरे देश में, भारत में कहीं भी इस तरह का बुखार आता है तो हम ये मान के चलें कि मलेरिया हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को छोड़ छोड़ के बुखार हो रहा है, उसे अपने डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। और कई बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार मलेरिया जांच में नहीं आता। केवल 20 से 25% पेशेंट में मलेरिया आपके जांच में पॉजिटिव आता है। तो अधिकतर हमें सिम्टोमेटिक इलाज करना पड़ता है, कि मान के चलना पड़ता है कि छोड़ छोड़ के बुखार आ रहा है, कुछ और सिम्टम नहीं है, तो मलेरिया की दवाई दे दो, ये बिल्कुल तय है। जो साइंस हम बोलते हैं, जो मेडिकल साइंस होते हैं, कि जो डॉक्टर देखता है, यदि आंख में हल्का पीलापन आ, मलेरिया में क्योंकि हल्का पीलापन आ सकता है, सेल टूटते हैं, बुखार तेज होना, और साइन जैसे लीवर का बढ़ जाना, स्प्लीन का बढ़ जाना, जैसे तिल्ली बोलते हैं, लीवर जैसे जिगर बोलते हैं, उसका बढ़ जाना, इसको ये हमारे लीवर के, इसके मलेरिया के लक्षण होते हैं। जी। बाकी जैसे मैंने बताया, एटिपिकल लक्षण बहुत सारे देखे गए हैं। कंफ्यूजन होना, स्पेशली फेल्सीपर मलेरिया में, जिसे काला मलेरिया बोलते हैं, सेरिलो मलेरिया हो गया, जिसमें ब्रेन का सीधा अटैक हो जाता है, पेशेंट एकदम कंफ्यूज हुआ, फीवर आया, कोमाटोज हो गया। कई बार फीवर भी नहीं आता, पता चलता, और पेशेंट सीधा कोमाटोज आ रहा है आपके पास, बेहोश आ रहा है आपके पास, वो काला मलेरिया होता है। कई बार एल्जिड मलेरिया, केवल खाली तेजी से दस्त हो रहा है, उल्टी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, एल्जिड मलेरिया हो गया। मलेरिया को हमने कई बार एटिपिकल प्रेजेंटेशन में खाली इचिंग, जो अटरिक एरिया, उसकी तरफ प्रेजेंट करते हुए देखा है। मलेरिया को केस प्रेजेंटेशन है, जिसमें चेस्ट पेन हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, इस तरह के वेरियस है। बट वो तो एक अलग हो गई, वो डॉक्टर बहुत अपना संजीदा होकर बाकी चीजों को रूल आउट करके करता है। बट मलेरिया के मुख्य सिम्टम वही बुखार का जी। आना होगा। जी। तो सर ये जो मलेरिया का बुखार होता है, ये नॉर्मली कितने दिनों तक रहता है? मतलब अगर ट्रीटमेंट में भी अगर देखा जाता है तो ये कितने दिनों तक ये रहता है बुखार? देखिए, यदि बुखार चल रहा है तो ये लगातार चलता रहेगा जब तक आप उसको ट्रीट नहीं करो। ट्रीट नहीं करेंगे। एक तो एक्यूट मलेरिया हो गया, फिर एक क्रॉनिक मलेरिया हो गया, जो एंडेमिक जोन में होता है, लोगों को मालूम नहीं चला, आज बुखार आया, फिर उनको हल्का सा बुखार आया, लोगों ने पैरासिटामोल खाली छोड़ दी, तो उसके बाद फिर चलता रहा, तो क्रॉनिक मलेरिया बोलते हैं। उनकी तिल्लियां बढ़ जाती हैं और क्रॉनिक मलेरिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, वो क्रॉनिक मलेरिया। बट मलेरिया को ट्रीट करना तो जरूरी होता है। जी। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसा आपने बताया कि मलेरिया बहुत ही एंशियंट एक तरह से डिजीज कह लीजिए, लेकिन ये मलेरिया इतना डेंजरस क्यों है? और सर इससे जो मौतें जो होती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये डेथ रेट भी काफी हाई है सर मलेरिया से। तो व्हाट मेक्स मलेरिया सो डेंजरस, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। ठीक है, मलेरिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डेंजरस इसलिए हो जाता है क्योंकि यदि दो तरह के मलेरिया मैंने आपको बताया, एक फेल्सीवर मलेरिया, दिस इज वेरी वेरी डेंजरस मलेरिया, बिकॉज सेरिब्रल मलेरिया हो गया, यदि ब्रेन में अटैक कर गया तो उसके इसके साथ मोर्टिलिटी जिसे बोलते हैं, इसमें मरने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्रेन की ब्लड वेसल्स है उसको क्लॉग कर देता है, ब्रेन की सप्लाई कम कर देता है, ब्रेन के अंदर अटैक जो बोलते हैं, इन्फार्क्ट कर देगा, वास्कुलाइटिस कर देगा, हिमरेज कर सकता है, तो उसके कारण से मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, मलेरिया कई बार सीवियर जब मलेरिया हो जाता है, रिकरेंट बार बार लूज मोशंस हो गए, पेशेंट का बीपी फॉल कर गया, शॉक में चला गया, तो उसमें बढ़ जाता है। तीसरा, मलेरिया के साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं, ग्राम नेगेटिव सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं, उससे भी सेप्सिस हो जाता है। ये 3 कारण है। चौथा, खाली फेल्सीपेरम नहीं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि कॉमन मलेरिया होता है, उससे भी कुछ % पेशेंट में सेरेब्रल मलेरिया, ब्रेन का मलेरिया देखा गया। तो कुछ मलेरिया सीधा किडनी पे अटैक कर देते हैं, किडनी फेलियर कर देते हैं, कुछ सीवियर हेपेटाइटिस, जॉन्डिस कर देते हैं, लीवर फेलियर कर देते हैं। ये सब मिलाकर, ये चीजें मिलाकर ये मोर्टिलिटी को बढ़ाते हैं।
पहला, जी यदि पेशेंट लेट प्रेजेंट करता है, ऑलरेडी मलेरिया का जो सब जगह फैल गया और उसने ब्लड वेसल्स को क्लॉट कर गया, तो जो इस्कीमिया करना था, जो डेंजर करना था, वो कर गया, तो उस समय यदि पेशेंट लेट प्रेजेंट करता है तो उसमें मोर्टिलिटी रेट हाई हो जाती है। यदि वो अर्ली प्रेजेंट करता है, चांस बेटर होते हैं। और एक और चीज हो गई है ड्रग रेजिस्टेंस मलेरिया। मलेरिया का रेजिस्टेंस बढ़ता चला गया। पहले जो दवाई थी वो अब दवाई काम नहीं कर रही, जो दवाई टाइम टेस्टेड थी वो काम नहीं कर रही, पूरी की पूरी जोन रेजिस्टेंट मलेरिया होते जा रही है। तो ये सब सारी चीजें मिलाकर मलेरिया एक डेंजरस बीमारी अभी भी है। जी सर, अगला सवाल मैं आपसे करूंगा मलेरिया के डायग्नोसिस के बारे में और इसके थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में हमें बताइए कि ये डायग्नोस कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या रहता है। देखिए, मलेरिया का डायग्नोस, जब पेशेंट कभी भी हमारे पास एंडेमिक जोन में बुखार के साथ आता है, जैसे हमारे देश में कहीं भी पेशेंट बुखार के साथ आ रहा है, बुखार छोड़ छोड़ के आ रहा है, या पहली बार भी बुखार आ रहा है एंडेमिक जोन में, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि पेशेंट को मलेरिया हो सकता है। जी ठीक है। तो उस समय उसका टेस्ट करके पेरिफेरल स्मीयर बोलते हैं, वो हम ले लेते हैं। वो पेरिफेरल स्मीयर आप खून का जांच करते हैं, उसे स्लाइड के नीचे देखते हैं कि मलेरिया का पैरासाइट दिखाई दे रहा है नहीं दिखा रहा है। तब भी यदि नेगेटिव भी आता है, एंडेमिक जोन में बुखार यदि छोड़ के आ रहा है, आप मान के चलते हो कि पेशेंट को मलेरिया है अनटिल अनलेस प्रूव अदरवाइज, की बाकी चीजें जब तक आपके रूल आउट नहीं हो रही, और आप मलेरिया की दवाई शुरू कर देते हो। जी ठीक है। तो मलेरिया का इलाज आपको तुरंत प्रभाव से करना चाहिए। जी और यदि आपके पास क्लासिकल सिम्टम है मलेरिया, मलेरिया पॉजिटिव आ रहा है एंडेमिक जोन में, उस जोन पे जहां पे मलेरिया रेजिस्टेंस है, तो आपको मान के चलना चाहिए कि रेजिस्टेंट मलेरिया हो सकता है, और आपको उसी तरह का अपना उपचार स्टार्ट करना चाहिए। मलेरिया का उपचार बहुत आसान है। यदि वक्त पे आ जाए पेशेंट, तो पहले तो जैसे एक क्लोरोक्विन करके दवाई होती है जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, यदि वो उस जोन में है जहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत हाई नहीं है। WHO ने भी क्लासिफाई कर रखा है किस क्षेत्र में पूरा का पूरा रेजिस्टेंस, कुछ कहीं पार्शियल रेजिस्टेंस, कहीं पर रेजिस्टेंस नहीं है। जहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है वहां पे आप क्लोरोक्विन दे सकते हैं। और क्लोरोक्विन देने के बाद भी यदि पेशेंट को आप उसके बाद उसका कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे GCPD वगैरह करा के कि पेशेंट को वो डेफिशिएंसी नहीं है, तो रेडिकल क्योर के लिए दिया जा सकता है। फैल्सीपारम मलेरिया यदि आपका है तो आपको क्विनिन या आर्टिसोनेट बेस्ड थेरेपी स्टार्ट करनी पड़ती है। आजकल हम लोग आर्टिसोनेट बेस्ड थेरेपी करते हैं, वो भी अकेले नहीं दी जाती, 2 ड्रग एक साथ देने का रूल है, क्योंकि ताकि वो हमारे पास आर्टिसोनेट बेस्ड थेरेपी का रेजिस्टेंस नहीं आ जाए। क्योंकि आप हमारे पास हमारे बोले कि हमारे तर्कश में कौन से बाढ़ बचे हैं, एक क्विनिन और एक आर्टिसोनेट, यदि ये भी हमारे से चले गए तो हमारा हाथ खाली हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग बहुत अच्छे से इलाज करें। प्रॉपर डोजिंग इज वेरी नेसेसरी। ये कॉमनली देखा गया है, हम बॉडी वेट के हिसाब से डोज नहीं देते। यदि ये बॉडी वेट के हिसाब से नहीं देते, पार्शियली ट्रीटेड मलेरिया होता है। ये जब ट्रांसमिट होता है रेजिस्टेंट मलेरिया करता है, जिसपे कोई दवाई नहीं काम कर रही, और ये हमारी मोर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इलाज तुरंत समझें, इलाज तुरंत चालू करें, और इलाज प्रॉपर चालू करें। और जिस व्यक्ति को जैसे भर्ती होने की आवश्यकता है, जैसे लगता है ओपीडी में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उसको बुखार के अलावा कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है। कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया मीन्स उसका फीवर सब्सिडेट नहीं कर रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, उसको बार बार दस्त हो रहे हैं, बार बार उल्टी हो रही है। यदि और भी कोई कॉम्प्लिकेशन आपको साइन दिख रहा है, आप उसको भर्ती करो, उसको हाइड्रेट करो, उसको इंजेक्टेबल एंटी मलेरियल दो, ताकि उसकी जान बचे। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, ये सवाल इनफैक्ट हमारे दर्शकों की तरफ से है कि क्या एक इन्फेक्टेड पर्सन जो कि ऑलरेडी मलेरिया से इन्फेक्टेड है, क्या ये दूसरे लोगों में भी फैला सकता है मलेरिया बिफोर यदि सिम्टम्स? मान लो मुझे मलेरिया है और मेरे को मच्छर काटता है, और मेरा मलेरिया का पैरासाइट उसके पास चला जाता है, वो मच्छर जब काटेगा दूसरे को, ऐसी मलेरिया फैलता है, तो फैला सकता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि एंडेमिक जोन में यदि मच्छर को बचाव करो, मच्छरों को रोको, क्योंकि यदि मच्छर रहेंगे, वेक्टर रहेगा, तो वो फैलाएगा ही फैलाएगा, यदि मलेरिया एक दूसरे से दूसरे। तो इसका बचाव का कारण यदि आप मुझसे पूछे तो है कि मच्छर, अब वेक्टर को नहीं कर रहा हूँ, मच्छर मारे। आप तो जितना भी मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम इंडिया के थे, वो इसीलिए इसी बेस पे थे कि आप मच्छरों को खत्म करें, आप पानी जमा ना होने दें, जो पानी जहाँ जमा है वहां पे कैरोसिन डाल दिया जाए, ऑयल डाल दिया जाए, ताकि लार्वा नहीं इकट्ठा होने पाए, और इंसेक्टिसाइड का बार बार स्प्रे किया जाए, ताकि वो मच्छर उस जगह से खत्म हो जाए, ताकि हम वेक्टर खत्म हो जाए, फैलाने वाली चीज ही नहीं रहेगी, तो आपका मलेरिया नहीं होगा।
अब जो प्रिवेंटिव के रूप में कुछ देशों में मलेरिया वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ, जैसे आपका अभी अफ्रीका में बहुत रिसर्च चल रही है, यूज भी हुआ है वहाँ पे मलेरिया वैक्सीन की तरह। अभी हमारे देश में नहीं है क्योंकि फॉर वेरियस रीजंस की पर्टिकुलर मलेरिया का जो कीटाणु उसका रेजिस्टेंस पैटर्न इज डिफरेंट। तो मलेरिया वैक्सीन की भी तैयारी चल रही है वर्ल्ड वाइड। हो सकता है कुछ सालों में मलेरिया वैक्सीन सब देशों में आ जाए, तब तो प्रिवेंटिव हो जाएगा। बट उस तब तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रीट द पेशेंट एंड प्रिवेंट मलेरिया बाय किलिंग मॉस्किटोज। आप मॉस्किटोज को मारो। जी सर, एक और काफी इंटरेस्टिंग सवाल है हमारे दर्शकों से कि मलेरिया और डेंगू में डिफरेंस क्या होता है, बिकॉज दोनों एक वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं, और थोड़ा सा इस बारे में बताइए सर। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि आप देखें दोनों मच्छरों से फैलते हैं जी। फर्क इतना है कि मलेरिया एनोफिलिस नाम के मच्छर से फैलता है, ये एडिस से फैलता है। एडिस मच्छर साफ पानी में होता है, ये यूजली गंदे पानी में होता है। एडिस यूजली डे टाइम मच्छर है, ये नाइट टाइम मच्छर है, बट इससे मरीज को फर्क नहीं पड़ता। सिम्टम्स मलेरिया में भी बुखार आएगा, बहुत तेज बुखार आता है, जाड़ा दे के बुखार आता है। डेंगू में बहुत तेज बुखार आता है, शरीर बहुत टूटता है, बट उसके साथ साथ कुछ और लक्षण होते हैं कि डेंगू में बुखार कंटिन्यूस बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है, जबकि मलेरिया में छोड़ छोड़ के बुखार आता है। मतलब इन बिटवीन फीवर, पेशेंट आपको बिल्कुल ठीक लगेगा, आपको लगेगा कुछ है ही नहीं। बट डेंगू में ऐसा नहीं है। डेंगू में जब फीवर चलता है कंटिन्यूस हाई ग्रेड 4-5 दिन तक लगातार बहुत तेज फीवर आता है। डेंगू के साथ प्लेटलेट कम होते हैं, इसमें भी प्लेटलेट कम हो सकते हैं, इसमें भी हल्का जॉन्डिस आ सकता है, इसमें भी हल्का जॉन्डिस आ सकता है। ठीक है, दोनों में डिहाइड्रेशन हो सकता है। बट सिम्टम वाइज ये जो मेन एक कंटिन्यूस हाई ग्रेड फीवर, सीवियर बॉडी एक, पैरों का दर्द होना, पीठ का दर्द होना, along with रिकरेंट वोमिटिंग समटाइम्स, कई बार लूज मोशन होना, डेंगू में ज्यादा देखा जाता है। मलेरिया में इंटरमिटेंट छोड़ छोड़ के बुखार दे जाता है। इस तरह आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बाकी तो टेस्ट आपके हैं कि डेंगू का टेस्ट करते हैं, आपको डेंगू की एंटीबॉडी पाई जाती है, डेंगू का एंटीजन पाया जाता है, तो आप मान के चलते कि डेंगू जी। सर डेंगू को एक साथ होते भी देखा है जी। अच्छा, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। हाँ, हमने देखा कई बार पेशेंट्स आए हमारे कि जिनको दोनों एंडेमिक जोन है। मेरे पास कई बार पेशेंट आए, कई बार, नॉट इवन 1 or 2, कि जिसमें डेंगू भी पाया गया और बाद में मलेरिया 12 साल के साथ में दिया गया, दोनों पाया गया। जी सर, एक मिलता जुलता सवाल ये है कि मलेरिया अगर एक बार होता है तो क्या वो दोबारा भी हो सकता है लाइफ टाइम में? यस यस, मलेरिया आपको प्रोटेक्शन नहीं देता कि आज मुझे मलेरिया होगा दोबारा नहीं होगा, ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है मलेरिया का। मुझे मलेरिया आज हुआ फिर मुझे मच्छर काटेगा, जैसे डेंगू में आपका एक बार मच्छर काट गया तो जरूर एक स्ट्रेन से देगा, बाकी स्ट्रेन से नहीं देगा इम्यूनिटी। जैसे मलेरिया में सेम चीज है कि भी आपका आज हुआ दोबारा आपको आपसे कीटाणु आ रहे हैं तो दोबारा आपको मलेरिया हो जाएगा। सर मैं अब तो हमने बात कर ली मलेरिया और दोबारा भी हो सकता है, हमने डिफरेंस भी जान लिया डेंगू और मलेरिया के बारे में। अब मेरा अगला सवाल है सर, अब हम बढ़ते हैं प्रिवेंशन के ऊपर। सो थोड़ा हमें बताइए कि मलेरिया प्रिवेंट कैसे हम कर सकते हैं, थोड़ा डिटेल में बताइए कि क्या क्या चीजें लोग अपने घरों में कर सकते हैं या अपने घरों के आसपास जो सोसाइटीज में लोग रहते हैं आसपास देख सकते हैं, तो इस बारे में थोड़ा बताइए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मलेरिया को सोसाइटी के द्वारा ही रोका जा सकता है। गवर्नमेंट, सोसाइटी, इन सब के द्वारा ही रोका जा सकता है। यदि हम साफ सफाई का ध्यान रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें, कहीं भी वाटर लॉगिंग होती है तो सफाई कराएं, उसके ऊपर केरोसिन का या इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करें, मच्छरों को पनपने ना दें, यही एक मलेरिया से बचने का उपाय है। इसके अलावा मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है एट दिस मोमेंट इन इंडिया, क्योंकि वैक्सीन जो है हो सकता है 2 साल 3 साल 1 साल आ जाए, अफ्रीका में चालू हो ही गई तो आ जाए, तब तक किंतु उसके बावजूद भी कोई भी वैक्सीन आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देगी, तो उसके भी रेजिस्टेंस आएंगे, उसके भी जी लोग वैक्सीन एस्केप भी करेंगे। तो कभी प्रिवेंटिव आप मच्छरों को पनपना मत, मच्छरों से बचाव करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, जैसे अपने कूलर में पानी नहीं इकट्ठे नहीं होने दिया, अपने पॉन्ड्स हो गए, कोई वाटर बॉडीज हैं उन पे अच्छे से छिड़काव किया गया, ये एक उपाय है। जी सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी हमने देखा है कि बच्चों के स्कूल्स दोबारा से खुल गए हैं कोविड के बाद,
और बच्चे अब बाहर भी जा रहे हैं क्योंकि कोविड के रेट में अभी हालांकि फिर से थोड़ी सी राइज हो रहा है कोविड, बट थोड़ा पहले से थोड़ा बेटर है, तो बच्चे खेलने भी जाते हैं शाम के टाइम पे। तो थोड़ा हमें बताइए कि बच्चों को हम मलेरिया से कैसे बचा के रख सकते हैं, पेरेंट्स खास करके क्या क्या चीजें ध्यान में रख सकते हैं बच्चे जब खेलने जाए या स्कूल जाए, तो इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मच्छर आपकी बॉडी में काटेगा, तो आप जितना कम सरफेस एरिया उसको एक्सपोज रखेंगे उतना चांसेस कम हो। यदि हम फुल जी स्लीव पहनते हैं, पूरे पैंट पहनते हैं, फुल पैंट पहनते हैं, तो हमारे पास मच्छर को काटने के लिए हमने बहुत कम एरिया छोड़ा। जी तो हम फुल स्लीव बनाए, पूरा कपड़े पहने, तो एक चीज। दूसरा, मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मच्छर ना बैठे आपके शरीर पे। वो लगा के हम पार्क में जाएं, मॉस्किटो रिपेलेंट हम कॉमनली मिलती हैं ट्यूब्स, वो आप यूज कर सकते हैं ताकि ना। और बच्चों को भी समझाया जाए कि वाटर बॉडीज के पास ना जाके खेले, जहाँ पे ज्यादा मच्छर है, बहुत झाड़ जहाँ पे मच्छर है वो ना खेलें, खाली पार्क में साफ सुथरी जाके खेलें। इसी तरह हम बचाव कर सकते हैं। जी सर, मेरा आखिरी आपसे सवाल ये है कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, सोसाइटी को, एज ऑन बेसिकली वर्ल्ड मलेरिया डे तो हो गया, बट इस विषय में आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो और जागरूक हो सके। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बड़ा खेद का विषय रहता है कि हम लोग अभी तक मलेरिया पे विजय नहीं पा सके। जी यदि आप मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम देखें शुरू से, तो बहुत कोशिश की गई बट हम विजय नहीं हो पा रहे। इसका रीजन ये है कि आपने बहुत सही बोला कि हम एज ए सोसाइटी इसको रोक नहीं पा रहे हैं। हम अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, हम अपने नदी नालों को साफ नहीं रख पा रहे हैं। तो जब तक हम अपनी सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे कि वहां पे गंदगी नहीं फैलाए। हम एक पानी की बोतल रखी है, उसको फेंक दिया, उसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, मच्छर इकट्ठा हो रहा है, टूटे घड़े टूटे चीजें हमने सब जगह फैला रखी हैं, कूलर खुला पड़ा है उसमें पानी इकट्ठा है। जब तक हम इन सब चीजों को एज ए सोसाइटी नहीं रोकेंगे, तब तक हम इस मलेरिया पे विजय नहीं पाएंगे। तो हमें, यदि मलेरिया पे विजय पानी है, हमें मलेरिया से सुरक्षित होना है, मलेरिया की डेथ रेट को खत्म करना है, तो एक ही चीज हमारे पास है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, हमारे खुद के हाथ में है। हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जी सवाल हमारे पास बहुत हैं, लेकिन समय हमारे पास लिमिटेड है, और इसी के लिए हम आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। डॉक्टर अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। जागरण डायलॉग का ये एपिसोड आप दैनिक जागरण के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, और साथ ही कुछ ही देर में ये एपिसोड दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वेडनेसडे फिर मिलेंगे आपसे एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।